दोस्तों पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर के अंदर एक मूवी की कुछ ज्यादा ही चर्चाएं हैं। जो कोई भी इस मूवी को देख रहा है उसके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं और बहुत सारे लोग तो रोने पर भी मजबूर हो जा रहे हैं। और असली दिल तो उस वक्त दहल रहा है कि जब पता चल रहा है कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये सिर्फ फिक्शन नहीं है, मतलब ये सिर्फ फिल्म नहीं है, बल्कि ये तो सच है। ये तो एक इंसान की असली कहानी है, एक ऐसी असली कहानी कि जो इंसान के दिल को अंदर से हिला कर रख देती है। ये फिल्म दोस्तों टेक्निकली भी कितनी ज्यादा एडवांस है, इस चीज का अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि ऑलरेडी इस बात की मांग चल रही है कि इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भेजा जाए। मगर इन तमाम चीजों से बिल्कुल उलट अगर हम लोग नजर डालते हैं गल्फ कंट्रीज की तरफ, मतलब अरब देशों की तरफ, और उनमें भी खास तौर से सऊदी अरबिया की तरफ, तो वहाँ तो माहौल बिल्कुल अलग है। इस मूवी को कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। सऊदी अरबिया में ही सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे एक्टिविस्ट लगातार इस फिल्म के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। इवन इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ लोगों को तो माफी तक मांगनी पड़ गई है, जबकि इस फिल्म के खिलाफ एक्शन की भी मांग चल रही है। तो अब सवाल यही है कि आखिर इस फिल्म में ऐसा भी क्या है, क्या कहानी है इस फिल्म की, और वो इंसान कौन है कि जिसकी असली कहानी पर इस फिल्म को बनाया गया है। इस इंसान का सऊदी अरबिया के साथ क्या कनेक्शन है, और सऊदी अरबिया और कुवैत जैसे अरब देशों ने इस फिल्म को क्यों बैन किया है। साथ में सवाल ये भी है कि अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आखिर कहां से देख सकते हैं। तो चलिए अपने इन सारे ही सवालों के जवाब बड़ी ही आसान भाषा में जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क की नॉलेजेबल फ्रेंड्स, हमारी इस कहानी का आगाज होता है सन 1993 से कि जब केरला का रहने वाला एक गरीब इंसान के जिसका नाम नजीब मोहम्मद था, वो अरब देश पैसा कमाने के लिए जाना चाहता था। वो देख रहा था कि उसके इलाके के बेशुमार लोग अरब देशों में जाते हैं और काम करते हैं, और बहुत कम वक्त के अंदर ही वो इतना पैसा कमा लेते हैं कि उनकी और उनके पूरे परिवार की जिंदगी सफर जाती है। बस ये देखकर उसकी भी ऐसा करने की ख्वाहिश थी, और अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक गुजर जाने के लिए तैयार बैठा था। उन्हीं दिनों ही नजीब की मुलाकात एक एजेंट से भी हुई, जिसने नजीब से कहा कि वो सऊदी अरबिया की एक सुपरमार्केट में सेल्समैन की नौकरी उसको दिलवा सकता है। उसको मुंबई ले जाया गया, जहां पर उसको वीजा दिया गया, लेकिन वीजा के बदले में नजीब से लगभग 50,000 रुपए मांगे गए, और जाहिर है गरीब नजीब के पास ये रकम तो थी नहीं। तो इसीलिए अब नजीब ने अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर जैसे तैसे इस रकम का इंतजाम किया। पैसा देते ही नजीब को अब सऊदी अरबिया जाने वाली एक फ्लाइट में बैठा दिया गया। सऊदी अरबिया पहुंचकर एयरपोर्ट पर एक आदमी नजीब से मिला जो उसको अपने साथ ले गया। 2018 में द न्यूज मिनट को दिए गए इंटरव्यू में नजीब ने खुद ही बताया था कि जब एयरपोर्ट से हम लोग लगातार चलते रहे और ये सफर 2 दिन का हो गया, तभी मुझको शक हो गया था कि कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है। लगभग 2 दिन का लंबा सफर तय करने के बाद नजीब को एक चटियल रेगिस्तानी इलाके में लाकर छोड़ दिया गया, जहां दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और वहां जाकर नजीब को बताया गया कि आज से उसको यहीं पर काम करना है, और काम भी क्या करना है, तो बकरियां चराना है। नजीब के मुताबिक उस खतरनाक रेगिस्तानी इलाके में उसके अलावा 2 और लोग भी थे, जिनमें से एक उसका बॉस था जबकि दूसरा उसका भाई था। ये दोनों ही लोग नजीब के ऊपर जुल्म सितम किया करते थे, और नजीब को न सिर्फ एक मजदूर बल्कि ये कहिए कि गुलाम की तरह रखा करते थे। हर दिन नजीब का एक ही काम था कि लगभग 700 के करीब जो बकरियां थीं उनकी देखभाल करना, उनको चराना। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि महीनों बल्कि सालों तक ये काम करने के बावजूद भी नजीब को एक फूटी कौड़ी नहीं दी गई। नजीब की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। जो मालिक था वो तो खुद टेंट में सोया करता था, जबकि नजीब को बाहर सुलाया करता था। इसके अलावा खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया जाता था, सिवाय एक ब्रेड के जो बहुत मोटी और कच्ची हुआ करती थी। उस ब्रेड को गले से नीचे उतारने के लिए भिगोना पड़ता था, और भिगोने के लिए भी वहाँ पर सिर्फ बकरी का दूध ही हुआ करता था। और बकरियों को भी क्योंकि कभी नहलाया ही नहीं जाता था, तो नजीब के मुताबिक बकरियों के दूध से हमेशा बुरी आया करती थी। वैसे नहाने की इजाजत तो खुद नजीब को भी नहीं थी। नजीब लगभग 2 साल तक नहीं नहाया, और कपड़े के नाम पर भी सिर्फ एक लंबा सा लिबास शुरू में ही दे दिया गया था, जिसको नजीब ने लगातार 2 साल तक पहना। और 2 साल तक ना तो नजीब के बाल कटे, न दाढ़ी कटी, और शक्ल इतनी भयानक हो चुकी थी कि नजीब खुद भी देखकर घबरा जाए। कहीं बीच गुमनाम रेगिस्तान में रहने वाले नजीब को आसपास में कहीं भी जाने की इजाजत नहीं थी, बल्कि वो बकरियां भी चराने जाता था तो उसका मालिक उसके ऊपर नजर रखता था। नजीब के मुताबिक उसको लगभग हर दिन मारा जाता था, और अगर वो रोता भी था तो उसके आंसुओं को देखकर भी उसके मालिक को उसके ऊपर
तरस नहीं आता था। नजीब से बे इंतहा काम लिया जाता था, बल्कि खुद नजीब ने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि मुझे लगता था कि शायद मेरी जिंदगी अब यहीं पर खत्म हो जाएगी। जब मैंने अपना घर छोड़ा था तो मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी और उन लोगों की भी कोई खबर मुझ तक नहीं पहुंचती थी। ऐसे ही हालात में लगभग 2 साल गुजर गए और साल 1995 आ गया। नजीब ने इस पूरे लंबे दौर में किसी से भी बात नहीं की, और बात करता भी कैसे, क्योंकि नजीब को तो अरबी ही नहीं आती थी। उसका मालिक भी नजीब से अरबी में ही बात करता था और नजीब इशारों इशारों में समझ लेता था, और अगर कभी उससे समझने में गलती हो जाती थी तो मालिक और मारता था। हालात से परेशान नजीब अब बस यही सोचता रहता था कि कब उसको मौका मिल जाए और वो यहाँ से भाग जाए। और आखिरकार एक बार वो दिन आ भी गया कि जब रात में उसका मालिक टेंट में सो रहा था और मालिक का जो भाई था वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। मौका देखकर नजीब वहाँ से भागा, मगर जब भागा तो रास्ता में उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उस गुमनाम रेगिस्तान में तो हर दिशा एक सी थी, हर साइड एक सी ही दिखाई दे रही थी। लेकिन फिर भी नजीब ने हार नहीं मानी। वो भागता रहा और कई घंटे के बाद जाकर उसको एक पानी की धार दिखाई दी, जहाँ पर उसको एक और आदमी मिला। वो भी एक मलयाली ही था, यानी केरला का था, और बातचीत करने पर पता चला कि वो इंसान भी बिल्कुल नजीब की ही तरह यहाँ पर आकर फंस चुका है। नजीब ने फिर से भागना शुरू किया और लगभग 1.5 दिन तक पैदल चलने के बाद उसको एक रोड दिखाई दिया, और रोड पर पहुंचकर जब उसने हर गुजरती गाड़ी को हाथ देना शुरू किया तो किस्मत से एक भले आदमी ने गाड़ी रोक भी ली। उसने नजीब की बुरी हालत पर जब नजर डाली कि मानो एक इंसान जान से जाने वाला है, तो उसने नजीब को लिफ्ट दी और वो उसको लेकर रियाद पहुंचा। रियाद पहुंचकर अब नजीब को वहां पर एक मलयाली रेस्टोरेंट मिला कि जहां पर उसको न सिर्फ खाना मिला बल्कि पहनने के लिए कपड़े मिले। बहुत सारे लोगों ने उसकी मदद की, और रियाद में वैसे भी उसके कुछ जान पहचान के लोग थे जिनसे वो मिलने पहुंचा और उन लोगों से मदद मांगी। लेकिन आखिर में बात यहीं पर अटक रही थी, और सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि नजीब के पास ना तो पासपोर्ट था, न वीजा था, और न ही बाकी कागजात थे, क्योंकि वो तो पहले ही उन लोगों की तरफ से छीन लिए गए थे जिन्होंने नजीब के साथ वो सब कुछ किया था कि जिसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। इसीलिए आखिर में नजीब ने परेशान होकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। नजीब को लगभग 10 दिन तक जेल में रखा गया, लेकिन नजीब के लिए ये जो जेल में रहने वाले 10 दिन थे ये मानो किसी जन्नत से कम नहीं थे। ऐसा इसीलिए था क्योंकि पुरानी जिंदगी से उलट यहाँ पर नजीब को खाने पीने की अच्छी चीजें मिल रही थी और सोने के लिए बिस्तर भी मिल रहा था। कुछ दिनों तक जेल में रहने के बाद सऊदी अरबिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो पुलिस सिस्टम था, उसको नजीब की कंडीशन समझ में आ गई और आखिर में फिर नजीब को इंडिया भेज दिया गया। नजीब जब अपने घर पर पहुंचा तो उसका वो बेटा कि जो रुखसती के वक्त माँ के पेट में मौजूद था वो अब 2 साल का हो चुका था। वैसे दोस्तों, मुमकिन है कि नजीब की ये कहानी मेरी जबान से आप लोगों को नॉर्मल ही लगी हो, लेकिन मूवी में इसको जिस तरीके से दिखाया गया है, जितनी डिटेल से फिल्माया गया है, वो यकीनी तौर पर आप लोगों को हिला कर रख देगा। शायद यही वजह है कि नजीब की असली कहानी पर बनने वाली ये नई फिल्म कि जिसका नाम द गॉट लाइफ है, इसमें ना तो कोई बड़ा सुपरस्टार है और ना ही ये किसी बड़े प्रोडक्शन में बनी है, मगर उसके बावजूद भी ये इतनी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है, इतनी ज्यादा कामयाब हुई है, और न सिर्फ इंडिया में ही बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर। बाकी जैसा कि मैंने पहले ही मेंशन किया कि टेक्निकली भी इस मूवी को इतना जबरदस्त तरीके से बनाया गया है कि मूवी देखते वक्त एक लम्हे को आप ये भूल ही जाएंगे कि ये मूवी देख रहे हैं या फिर सब कुछ आपकी नजरों के सामने असल में हो रहा है। खास तौर से नजीब का कैरेक्टर करने वाला जो एक्टर है, उसने तो ऐसे जबरदस्त तरीके से एक्टिंग की है कि खुद नजीब भी इस मूवी को देखकर हैरान हो गए होंगे। अब दोस्तों, जहां तक मामला सऊदी अरबिया का है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि लाखों बल्कि करोड़ों मजदूर और गरीब लोगों ने सऊदी अरबिया जाकर अपनी जिंदगी बनाई है, लेकिन इसके बिल्कुल उलट हजारों या लाखों की तादाद में लोग ऐसे भी हैं कि जिनकी कहानी नजीब से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। दुनिया के बाकी देशों की तरह सऊदी अरबिया में भी रहने वाले बेशुमार लोग बहुत अच्छे हैं जो आपकी हर तरह से मदद करेंगे, और इसके बिल्कुल उलट बहुत सारे लोग हद से ज्यादा जालिम और खराब भी हैं, जैसा कि नजीब के केस में है। बाकी हाँ, यहाँ पर जानकारी के तौर पर एक और चीज आपको बताता चलूं कि जैसा कि हम जानते हैं कि अभी 1 सेंचुरी पहले दुनिया भर के बहुत सारे इलाकों में गुलामी का कल्चर हुआ करता था। लोगों को गुलाम बनाकर रखा जाता था और उनसे हर तरह का चाहते हुए भी या न चाहते हुए भी काम करवाया जाता था। दुनिया के जिन कुछ इलाकों में ये कल्चर सबसे ज्यादा था, उनमें एक सऊदी अरबिया भी था।
जब दुनिया के बाकी इलाकों में गुलामी का कल्चर खत्म हुआ तो वक्त के साथ सऊदी अरबिया में भी खत्म हो गया, लेकिन वहाँ के कुछ लोगों में इसका असर अभी भी नजर आता है, जिसका इस्तेमाल वो कफाला सिस्टम के जरिए से करते हैं। दरअसल कफाला एक ऐसा सिस्टम है कि जो गल्फ कंट्रीज में पिछली सदी में ही इंट्रोड्यूस करवाया गया था। आसान भाषा में समझें तो कफाला सिस्टम कुछ इस तरीके से काम करता है कि अरब दुनिया का एक शख्स दुनिया के बाकी देशों के इलाके से लोगों को अपने यहाँ पर बुलाकर नौकरी दे सकता है, और अरब देशों का जो इंसान ऐसा करता है उसको कफील कहा जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से इस कफील को परमिट दिया जाता है, मतलब इजाजत दी जाती है कि आप दुनिया के बाकी देशों से लोगों को नौकरी के लिए बुला सकते हैं, उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। और इसी सिस्टम के तहत ही हमने देखा था कि 1970 के बाद से बेशुमार लोगों को अरब दुनिया में काम मिला था। करोड़ों लोगों को काम तो मिला, लाखों की जिंदगियां भी संवर गईं, लेकिन एक बड़ा नंबर ऐसा भी था कि जिनकी किस्मत में नजीब जैसा कफील आ गया कि जिस कफील ने उनको नौकरी देने की बजाय अपना गुलाम ही बना डाला। उनके ऊपर जुल्म सितम किया, उनका पासपोर्ट, उनका वीजा सब कुछ जब्त कर लिया, जिसकी वजह से वो लोग अपने घरों पर कभी वापस ही नहीं लौट सके और रेगिस्तान में ही मर कर रह गए। इवन कई बार तो इस तरह के भी खुलासे हुए हैं कि इस तरह के जालिम कफील अपने यहाँ पर जो बंदे होते हैं जिनको ये गुलाम बना कर रखते हैं, इनको दूसरे कफीलों को बेचते हैं, जिससे क्लियर पता चलता है कि इस तरह के कफील इन लोगों को अपना नौकर या अपना मजदूर नहीं बल्कि गुलाम ही मानते हैं। उस दौर में दोस्तों जब नजीब जैसे तैसे इंडिया वापस आने में कामयाब हो गया था और उसकी ये दर्द भरी कहानी जब लोगों ने सुनी और आसपास में फैलनी शुरू हुई, तो केरला के जो एक मशहूर राइटर हैं यानी बिनयामीन, उन्होंने इस पर एक नॉवल लिखने का फैसला किया जिसका नाम है आदू जीवितम। ये नॉवल इतनी ज्यादा मशहूर हुई कि बहुत जल्द ही इसको और भी बहुत सारी जबानों में ट्रांसलेट किया जाने लगा, और फिर 2019 और 20 का दौर आते आते तो इस नॉवल के ऊपर फिल्म बनानी भी शुरू कर दी गई, मगर अलग अलग वजहों से वो फिल्म डिले होती गई और आखिरकार मार्च 2024 में आकर रिलीज हुई, जिसको आज दुनिया में द गॉट लाइफ के नाम से जाना जा रहा है। अचानक से एक बार फिर से इस मूवी के दुनिया भर में और स्पेशली अरब देशों में चर्चाओं में आने की वजह ये है कि क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही यानी जुलाई के महीने में इसको नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। वैसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब मार्च में ये मूवी रिलीज हुई थी तब यूएई को छोड़कर बाकी सभी गल्फ कंट्रीज ने इसको बैन कर दिया था। हालांकि बाद में फिर धीरे धीरे सऊदी अरबिया और कुवैत को छोड़कर बाकी देशों ने बैन हटा दिया था। सिर्फ मूवी ही नहीं बल्कि जिस नॉवल के ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है उस नॉवल को भी उस दौर में इन अरब देशों की तरफ से बैन कर दिया गया था। वैसे तो इस वक्त अगर आप लोग अरब दुनिया के सोशल मीडिया पर नजर डालेंगे तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि इस मूवी के खिलाफ बहुत सारी मुहिम चल रही है, इसका बाइकआउट किया जा रहा है और ये मैसेज दिया जा रहा है कि ये मूवी हमको रिप्रेजेंट नहीं करती है, ये रेड लाइन है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि पिछले कुछ वक्त से देखा गया है कि सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट कफाला सिस्टम को लेकर एक्टिव नजर आ रही है, यानी उसमें बहुत सारे चेंजेस कर रही है, और अगर उसी की भाषा में कहें तो वो इसमें सुधार कर रही है ताकि आने वाले दिनों में जो लोग भी इस कफाला सिस्टम के तहत सऊदी अरबिया में काम करने के लिए जाएं तो उनको इस तरह की चीजों का सामना ना करना पड़े। फिलहाल दोस्तों इस पूरी कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।